मेरे को बिल दिया, जैसे मैं आज गया जेएफसी वाला फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं किसको बताऊं? तो मेरी एक ही गाड़ी है, चलने तो अभी 2 महीने हो गया खड़ी है गाड़ी, ना मेरे को कोई हर्जाना दे रहा है, ना कोई भाड़ा दिया है। मेरे को केस कर दिया कि चोरी का मुकदमा लगा दिया। दोस्तों, अगर आप ड्राइवर हैं या गाड़ी मालिक हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कई बार जब आपकी गाड़ी माल लेकर चलती है तो उस समय जो कंसाइनर है, व्यापारी है, वो आपको एक ई वे बिल देता है और साथ में उस माल का इनवॉइस भी होता है, यानी कि उसका बिल होता है। लेकिन रास्ते के अंदर कई बार ई वे बिल बदल दिया जाता है। ऐसा सुनने में आया है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है, ये आम ही होता रहता है और ड्राइवर या गाड़ी मालिक भी इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करते हैं, या फिर उनकी एतराज़ करने की आज की डेट में हैसियत ही नहीं है, क्योंकि अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है तो उनका कहना यह है कि हमें ये काम करना पड़ता है, हमें रास्ते में ई वे बिल व्हाट्सएप के ऊपर नया आ जाता है, फिर उस हिसाब से गाड़ी को लेके जाना पड़ता है। और ये भी बताया जाता है कि हजारों गाड़ियां डेली इसी तरीके से काम करती हैं और कोई दिक्कत भी गाड़ी मालिकों को अक्सर नहीं आती है या ड्राइवर को नहीं आती। लेकिन आज ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको ऐसा एक डेंजरस ही कहूंगा, मैं तो खतरनाक केस सामने आया है जिसके अंदर जो गाड़ी मालिक है उसकी गाड़ी फंस चुकी है, 11 लाख की कीमत है, 13 लाख रुपए उसके ऊपर जुर्माना है, और दूसरी साइड व्यापारी उसके ऊपर चोरी की एफआईआर करवाने के लिए तैयार बैठा है। ये पूरा खेल हुआ क्यों, ऐसे कैसे फंस गया गाड़ी मालिक बहुत बुरी तरीके से? 2 महीने हो गए हैं, गाड़ी अभी छूटी नहीं है। पूरा माजरा क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, ताकि आप सावधान रहें, आपके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, आपकी कोई गाड़ी इस तरीके से फंस ना जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। बिजनेस जितना बड़ा होगा प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होगा, इसीलिए जरूरी है कि अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक नया दायरा दें। वाहक ऐप यूज करें। यहाँ आप अपना एक पैन इंडिया नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। देश के 15 लाख से भी ज्यादा वेरीफाइड ट्रांसपोर्टर के साथ जुड़ सकते हैं और हर रूट पर ट्रक और लोड की बुकिंग कर सकते हैं। तो आज ही वाहक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को एक नई ऊंचाई दीजिए। वाहक ट्रांसपोर्ट बिजनेस की फास्ट लेन, अभी ऐप डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस गाड़ी मालिक की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले उनका नाम है मदन लाल और राजस्थान के पाली जिला के रहने वाले हैं। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 4018 ट्रेलर है ये गाड़ी। आज की डेट में लगभग 11 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। ये कोई लोड लेकर आए थे हरियाणा में और इनको वापसी का लोड चाहिए था राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं। और इन्होंने ब्लैक बक ऐप है उनकी बॉस के नाम से, वहाँ पर ये गए और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई CFC लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनको कहा जा रहा है राजू भाई के नाम से जाना जाता है। तो ऐप के जरिए जब मदन लाल की और CFC लॉजिस्टिक के जो राजू भाई हैं इनकी आपस में बात होती है, तो बताया गया इनको कि रोहतक से एक लोड है। पहले अंबाला से कोई लोड बताया गया था, फिर वो बोले कि नहीं है वो लोड, आप रोहतक चले जाओ, वहां से एक जोधपुर के लिए लोड है, टाटा स्टील का स्क्रैप लेके जाना है आपको, लोहे का कबाड़ लेके जाना है आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, और साथ में एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसके बारे में जब आप माल लोड करोगे किसी से कोई बात नहीं करनी है, कहाँ जाना है, कितना भाड़ा तय हुआ है, क्योंकि रोहतक में यूनियनों का चक्कर है, ट्रक यूनियनों का, तो कोई ना कोई पचड़ा फंस जाएगा, लोड नहीं मिलेगा, इसलिए किसी से बात मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं बात नहीं करूंगा। ये टाटा स्टील की जो रोहतक में प्लांट है, जो भी बताई गई जगह, वहां पर पहुंचते हैं, माल उसके अंदर लोड हो जाता है गाड़ी में। वहां पर CJ डार्सल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 लोग आते हैं और हाथ में उनके ई वे बिल और इनवॉइस जो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं माल के, वो उसके हाथ में थमा देते हैं। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते कि गाड़ी कहाँ जानी है, कितना भाड़ा है, क्योंकि इसको भी बोला हुआ था। ये इन्होंने अपने कागज पकड़े और गाड़ी वहां से चला ली। और ये बात कब की है? ये बात है 22 जून की। जी हाँ, 22 जून को ये गाड़ी लोड होकर चल देती है जोधपुर की तरफ। लेकिन जब वो गाड़ी वहां से चलती है तो, और ई वे बिल को ये अच्छे से देखते हैं, तो उसके अंदर जो डेस्टिनेशन आप भी देख सकते हैं ई वे बिल के अंदर, वो डुबरी जजपुर ओडिशा बताया गया है कि माल वहां पर जाना है। तो ये देखकर दोबारा बात करता है JFC लॉजिस्टिक जो राजू भाई है उसके साथ बात करता है कि इसके ये तो ई वे बिल भाई उड़ीसा का बताया गया और माल तुमने बोल रहे हो कि जोधपुर लेके जाना है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें, ये तो चलता ही है हमारे ट्रेड के अंदर, ई वे बिल चेंज होते रहते हैं, मैं तुम्हें कल तक नया ई वे बिल भेज दूंगा जो जोधपुर का होगा, इसलिए तुम निश्चिंत होकर चलते रहो।
23 तारीख को ये बताया जाता है कि व्हाट्सएप के ऊपर नया बिल, माल का नया बिल और ई-वे बिल नया, वो इसको दे दिया जाता है। तो जब व्हाट्सएप के ऊपर नया ई-वे बिल मिल गया और साथ में नई इनवॉइस मिल गई और उसके ऊपर जोधपुर लिखा था, पीछे से कहाँ से है तो इन्होंने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ली। इनका कहना है कि नॉर्मली ऐसा चलता है, तो जोधपुर की तरफ ये चल पड़े और जोधपुर पहुंच जाते हैं 24 तारीख को। 22 को चले थे, 23 को नए डॉक्यूमेंट मिले, 24 को ये जोधपुर पहुंच जाते हैं। जब जोधपुर पहुंचे तो फिर फ़ोन पे इनकी बात होती है कि कहाँ पर ये माल मुझे उतारना है। ई-वे बिल पे जो एड्रेस है वहाँ पर ना जाने के लिए बोला गया, कोई एक जगह दे दी गई, वहाँ पर उन्होंने बोला कि तुम खड़े हो जाओ, वहाँ पे कुछ बंदे आएंगे। वहाँ पर 2 बंदे आते हैं, वो माल चेक करते हैं, आपस में कुछ बातचीत करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर इनकी बात होती है, वो कह रहा है कुछ देर वेट करो मैं बताता हूँ। कुछ घंटे और निकल जाते हैं। उसके बाद एक नई लोकेशन दी गई और ये लोकेशन थी बसनी जोधपुर की। बसनी नाम की जगह है, वहाँ पर जहाँ भेजा गया वहाँ पर लोकेशन भी व्हाट्सएप के ऊपर आती रही। वहाँ पर स्क्रैप डीलर थे, बड़े कबाड़ की दुकानें कह लीजिए, यार्ड कह लीजिए, वहाँ पर ये गाड़ी पहुँच जाती है और वो वहाँ से कुछ लोग आते हैं, वो माल की चेकिंग करते हैं, उसको चेक करते हैं और वो भी इस माल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कहानी चल रही है। उसके बाद फिर वो बात करता है कि यार ये क्या हो रहा है और इनकी आपस में तू मैमें भी होती है कि तुम मुझे ऐसे घुमाई जा रहे हो, मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे लूँगा, मैं 7,000 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 6500 रुपये दूंगा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ तुम वैसे करते रहो। उसके बाद एक नई जगह मोगरा है, पाली रोड पे ही जोधपुर के अंदर, वहाँ पर गाड़ी को भेज दिया जाता है कि वहाँ पर ये माल तुम्हारा जो है वो अनलोड हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कोई भी शख्स आता ही नहीं और उसके बाद ये फ़ोन जो राजू भाई का है, JFC लॉजिस्टिक अम्बाला का, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद कई घंटे तक ये सो भी लेता है बेचारा बीच में, करे क्या, रात भी हो जाती है, तो ये कई घंटे उसका इंतज़ार करता है, लेकिन फ़ोन दोबारा स्विच ऑन होता ही नहीं और 25 तारीख हो जाती है। तो 25 तारीख को इसके पास और कोई चारा नहीं था, फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था, तो ये सीधा पहुंच जाता है उस एड्रेस पर जो ई-वे बिल के ऊपर दिया गया था, जो उसने व्हाट्सएप के ऊपर ई-वे बिल भेजा था, जोधपुर का एड्रेस था जिसमें, उस ई-वे बिल पे पहुंच जाता है। और वो जो एड्रेस था वो राजलक्ष्मी इंडस्ट्री है बसनी के अंदर, वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ जब पहुंचता है तो उनका जो स्टाफ होता है वो कहता है कि ठीक है जी, आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम देखते हैं। थोड़ी देर वो अपने मालकों से बातचीत करते हैं और फिर वो उनको बोलते हैं कि ये तो हमने कोई माल ऐसा ऑर्डर करा ही नहीं है, ना ये हमारा माल है और ना हम इसके अंदर डील करते हैं। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या कहानी होगी। अभी तक भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था राजू का। तो ये खुद, ये नोट करने वाली बात है कि मदन लाल खुद लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है और पूरी बात कहता है कि मैं अब क्या करूं जी, ये माल आया है, पीछे से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ये पार्टी का ई-वे बिल है, ये माल लेने से इनकार कर ही जा रहे हैं। उसको तो गुस्सा उनके ऊपर आ रहा है कि माल क्यों नहीं ले रहे। लेकिन वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम समझ गए तुम्हारी बात, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोबारा वहाँ पर जाओ, तुम्हारे सारे कागज़ ठीक लग रहे हैं, कोई बात नहीं, पार्टी से दोबारा बात करो। दोबारा जब पार्टी से बात करने जाता है तो वो लोग वहाँ पर GST डिपार्टमेंट वालों को बुला लेते हैं और वो आके उनको बता देते हैं वो लोग कि भाई हमारा माल ही नहीं है, ज़बरदस्ती कोई गाड़ी आ गई है और GST नंबर हमारा ही लिखा हुआ है, एड्रेस हमारा लिखा हुआ है, लेकिन हमने कोई ऐसा माल मंगाया ही नहीं है टाटा स्टील से। टाटा स्टील में फ़ोन करके पूछते हैं, वो कहते हैं कि कोई हमने तो ऐसा माल मंगाया नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो उसका कांटा वगैरह कराते हैं और इसको 2 नंबर के माल के चक्कर में गाड़ी को और माल को वहाँ पर डिटेन कर लेता है लोकल GST डिपार्टमेंट और 13 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगा दिया जाता है मदन लाल जी के ऊपर। और दूसरी तरफ जब ये पूरी बात बैक पीछे चलती है, डार्सल वाले जिन्होंने कागज़ दिए थे उनसे बात होती है कि ऐसे ऐसे करके सब हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने तो तुम्हें जो ई-वे बिल दिया था वो उड़ीसा जाने के लिए दिया था और तुम ये जोधपुर कैसे पहुंच गए हो। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी इनके खिलाफ। अभी कंप्लेंट है, हो सकता है FIR भी हो जाए चोरी के माल की। उन्होंने वहां पर चोरी की कंप्लेंट एक लोकल थाने में कर दी है जिसमें पूछताछ वगैरह शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये हुई है पूरी कहानी। इस तरीके से अब मदन लाल जी फंस गए हैं खुद। एक तरफ तो पुलिस कंप्लेंट है, दूसरी तरफ गाड़ी चली गई है, 11 लाख की गाड़ी है, 13 लाख रुपए का जुर्माना है। वो कैसे उसको छुड़वाएं। और देखा जाए तो कोई ज़्यादा गलती भी नज़र नहीं आती। जब हाँ एक गलती हमें नज़र में आई जो मदन लाल जी को हमने बोला कि यार आपको एक ई-वे बिल मिला, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उड़ीसा जाना है, आप जोधपुर क्यों गए, आपने नया ई-वे बिल क्यों लिया। तो उनका ये कहना था कि ये रूटीन का काम है, ये अक्सर होता है।
अगर हम इतना नखरा करेंगे, अगर हम व्यापारी को या बुकिंग एजेंट को ये बात बोलेंगे कि जी हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमें तो लोड ही नहीं मिलेगा मार्केट से, उन्होंने कहा ये तो अभी भी चल रहा है, तो ये तो मार्केट का नॉर्म है, तो हम इसमें आप मेरी गलती नहीं निकाल सकते। तो अब देखिए इनके केस में क्या हुआ। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे चलता ही है तो फिर ये एक केस में फंसे कैसे मदन लाल, ये गाड़ी पकड़ी कैसे गई, हुआ क्या है ये। तो दोस्तों हमारा इसके ऊपर हमारी राय पूरी रिसर्च करने के बाद ये है कि पूरी बात तो देखिए तभी समझ में आएगी जब ये CFC लॉजिस्टिक वाला बंदा पकड़ा जाएगा। उसने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है, उससे बुलाकर छानबीन हो तो वही पूरी कहानी असल में बताएगा। लेकिन आज की डेट में वो बंदा रीचेबल नहीं है, हम भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो समझ में बात ये आती है सिंपल सी कि ये एक चोरी का मामला है, ये टैक्स चोरी का नहीं, ये माल चोरी का ही मामला है। इसके अंदर हुआ सिंपल ये है कि उसको एक ई-वे बिल दे दिया गया कि भाई आपको जोधपुर जाना है, जो बदल के दे दिया गया और वो जोधपुर चला गया। वहाँ पर वो माल बेचना था, 2 नंबर के अंदर वो माल बेचना था। कबाड़ियों से हुआ होगा, पहले भी करते होंगे कि डील हुई होगी कि माल आ रहा है, और उन कबाड़ियों को वो माल पसंद नहीं आया। स्क्रैप थी ना, लोहे की स्क्रैप थी, तो 2-3 पार्टियों को दिखाया, उन्होंने वो माल रिजेक्ट कर दिया किसी भी कारण करके, ये हम नहीं खरीदेंगे। तो उसके बाद अब JFC लॉजिस्टिक वाला क्या करता, उसको दोबारा उड़ीसा तो नहीं भेज सकता था जोधपुर से, तो इसलिए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। ये बेचारा वहाँ जाके जो पार्टी का नाम लिखा था ई-वे बिल के, उनके ऊपर चला गया और वहाँ पर वो जाके पकड़ा गया। हुआ ये है असल में, अगर हमारे हिसाब से तो वो अगर माल वहाँ बिक भी जाता, अनलोड हो भी जाता, तो भी मदन लाल ने तो फंसना ही फंसना था। वो इसलिए है कि GST में तो गाड़ी नहीं पकड़ी जानी थी, लेकिन पीछे जिनका माल है भाई टाटा स्टील का या CJ डार्सल जिन्होंने बिल्टी बना के दी है, उन लोगों ने तो इनके पीछे पड़ना ही था कि माल कहाँ तुमने हमारा गायब कर दिया, और गाड़ी का नंबर उनके पास था ही, तो इनके ऊपर तो चोरी की FIR तब भी होनी थी। तो ये पूरी कहानी जो गड़बड़ घोटाला है बीच में CFC लॉजिस्टिक वाला बंदा कर गया, ऐसा लगता है, क्योंकि उससे कोई फोन पे राब्ता नहीं हो रहा और उसी ने ई-वे बिल की अदला बदली करी है। तो टोटल मिला के दोस्तों इसका कोई, हम सही बात बताएं तो इसका कोई ज़्यादा सजेशन भी नहीं दे सकते। असली बात तो ये है कि अगर कोई आपका ई-वे बिल इस तरीके से चेंज होता है तो आपको तो माल लेके ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि माल मिलता ही नहीं है तो आप भी क्या करोगे। तो पूरे ही जो घालमेल है, असल में इतनी गड़बड़ घोटाला है इसके अंदर कि किसी एक बंदे के बस का काम ही नहीं है। तो जितना आप अलर्ट रह सकते हैं, चलने से पहले जिस पार्टी के आवास आप जा रहे हैं उनसे बात होगी है, उनका नंबर नहीं है इसके पास, होना चाहिए कि जी मैं माल आ रहा हूँ, इतने बजे लेके आ रहा हूँ। एक तो उससे आपके समय की बर्बादी नहीं होगी अनलोडिंग में, वो भी लेके चलना चाहिए। और 2-3 नंबर कम से कम होने चाहिए, एक आधे नंबर से कुछ नहीं होता है। और जितना हो सके जान पहचान वाले बंदों से, वेरीफाइड बंदों से ही काम करें, ज़्यादा अच्छा है। अब JFC लॉजिस्टिक को वैसे तो ये जानता नहीं था। अब अच्छी बात यह है कि अगर ब्लैक बक वाले जिस ऐप से ऊपर इनकी मुलाकात हुई थी, वो अगर JFC लॉजिस्टिक का आधार कार्ड वगैरह उनके पास होना चाहिए, तो तभी कोई रजिस्ट्रेशन हुई होगी। तो वो आधार कार्ड कम से कम पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ या इनके साथ शेयर करें, और इसके घर पे जाके जो भी एड्रेस दिया गया आधार कार्ड के ऊपर, वहाँ जाकर इस बंदे को पकड़ा जाए, तभी ये पूरा खेल समझ में आएगा। और दोस्तों जहाँ तक वो माजरा है कि रास्ते में ई-वे बिल क्यों बदल दिए जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, किसको फ़ायदा होता है, किस तरीके से टैक्स की चोरी होती है, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे ट्रांसपोर्ट टीवी पर जल्द आपके लिए, ताकि आप भी ये पूरा खेल समझ सकें। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोशिश करें इसको ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें, ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुरिंदर लोड दिलाएगा तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना जी। ये बलवंत कॉल करके बताएगा तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब ट्रांसपोर्ट नगर के 4 चक्कर लगेंगे तभी तो अपनी रूट पे लोड मिलेगा। लोड मिलेगा तब तुम चाहोगे जब, क्योंकि वहां के ऐप पर कुछ ही क्लिक्स पर लोड बुक हो जाता है। गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए किसी सुरिंदर या परवेज की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको अपने रूट पर लोड मिल जाता है, वो भी 0% कमीशन पर। तो वह हक डाउनलोड करो और अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में नई जान भरो।